Good morning to all of you. Today I will teach you the lesson number 4 of our book First Flight, and the lesson is from the diary of Anne Frank. It is a very popular diary of Anne Frank, a German born Jewish girl. और उस डायरी का एक एक्सट्रैक्ट है, आपका ये जो लेसन है उसका एक अंश है। एनी फ्रैंक एक जूइश गर्ल थी और जब जर्मनी में नाज़ी पार्टी पावर में आई हिटलर की लीडरशिप में, आपने एसएस में भी पढ़ा होगा, तो जो जूस थे, यहूदी थे, उनको बहुत ज़्यादा यातनाएं दी गई, कंसंट्रेशन कैंप्स में उठा के पटक दिया जाता था। तो ऐसे में इसकी फैमिली, एनी फ्रैंक की फैमिली और इनके 4 फ्रेंड्स ये वहाँ से निकलकर नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में रहने के लिए चले गए। वहाँ पर ये अपने फादर के ऑफिस के एक रूम में चिप कर के रहे 2 इयर्स तक, और उसी दौरान एनी फ्रैंक ने अपनी ये डायरी लिखी जो कि उसे अपने 13th बर्थडे पे मिली थी। तो इसके अंदर उसने अपनी तब की सारी इवेंट्स का जिक्र किया है। और उसके बाद नीदरलैंड्स में भी नाज़ी पार्टी पावर में आई, उसको ऑक्यूपाई किया, उस पर कब्ज़ा किया। तो फिर इन लोगों को वहाँ से निकाल कर कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया, जहाँ बाद में एनी फ्रैंक की डेथ हो गई और भी फैमिली मेम्बर्स की डेथ हुई। बस उसके फादर इसमें जीवित रहे। और वॉर के बाद, युद्ध के बाद, इसके फादर वापस एम्स्टर्डम गए और वहाँ पर उसकी डायरी, जहाँ उन्होंने छुपा रखी थी एनी फ्रैंक की डायरी, उन्हें सेफ मिल गई और फिर उन्होंने उसे पब्लिश करवाया। और ये बहुत ही पॉपुलर डायरी बनी, जिसके बेसिस पर बहुत से टीवी प्रोग्राम्स और सिनेमा प्रोग्राम्स जो हैं वो बने। So this was the introductory part of this lesson. Now I'll start this lesson. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. एनी फ्रैंक कहती है कि डायरी में लिखना एक बहुत ही सचमुच में एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, एक अजीब या विचित्र अनुभव है मेरे जैसे के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी डैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. कहती सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी नहीं लिखा है, बल्कि इसलिए कि ना ही मैं और ना ही कोई और बाद में इंटरेस्टेड होंगे इस लड़की, एक 13-year-old गर्ल की म्यूजिंग्स, थॉट्स। म्यूजिंग्स होता है थॉट्स। तो कहता है एक 13 साल की लड़की की बातों में, विचारों में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। ओ वेल, इट डजेंट मैटर, फिर भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मेरा लिखने का मन है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और कहती है कि मेरे को ज़रूरत भी है कि मैं इस हर प्रकार की चीज़ें अपनी चेस्ट से, यानी कि अपने मन से, अपने हार्ट से बाहर निकालूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. पेपर में लोगों से ज़्यादा पेशेंस होती है, सहन शक्ति होती है, धैर्य होता है। ये मैंने इस सेइंग, एक ये कहावत के बारे में मैंने सोचा उन दिनों में जब मैं बहुत बोर हो रही थी, लिस्टलेस थी। लिस्टलेस मीन्स विदाउट नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा एनर्जी की कमी मैं महसूस कर रही थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और मैं ये सोच रही थी बाहर जाऊँ कि अंदर ही रहूँ। उस टाइम पे मुझे ये सेइंग, ये कहावत याद आई। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, फिर मैं वहीं पर ठहर गई जहाँ पर मैं बैठी थी। ब्रूडिंग, सोचते हुए, थिंकिंग, ब्रूडिंग मीन्स थिंकिंग। येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ पेपर में ज़्यादा पेशेंस होती है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्ट्रिफ बैग नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। और वो कहती है कि मैं ये प्लान नहीं कर रही कि कोई भी मेरी इस नोटबुक को, मीन्स जिसको कि हम डायरी कहते हैं, इसको कोई भी
पढ़े जिससे पहले कि मैं इस डायरी के अंदर एक रियल फ्रेंड ना ढूंढ लूँ। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब मैं उस पॉइंट पे आती हूँ जिसने मुझे प्रॉम्प्ट किया, उकसाया या उत्साहित किया डायरी रखने के लिए या डायरी लिखने के लिए। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, वो कहती मेरे कोई दोस्त नहीं है। यानी द बेसिक पॉइंट जिसने उसे प्रॉम्प्ट किया डायरी लिखने के लिए वो है कि उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। कहती मुझे इस बात को और क्लियरली बता देने दीजिए कि कोई भी बिलीव नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा एक 13-year-old गर्ल कि इस देश में, इस पूरी दुनिया में वो अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16-year-old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स हैं, लविंग बहुत प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं, मेरी 16 साल की सिस्टर है और 30 लोग हैं करीब जिनको कि मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ, दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। मेरे चाची हैं, आंट्स हैं, फैमिली है और अच्छा घर है। नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। कहती ऊपरी सतह पर देखें तो मेरे पास सब कुछ है, बस एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। All I think about when I am with friends is having a good time। जब भी मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं सिर्फ अच्छा वक्त के बारे में ही सोचती हूँ। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things। कहती मैं एवरीडे ऑर्डिनरी सामान्य रोज़मर्रा की बातों के अलावा मैं कोई और बात नहीं कर सकती। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। वो कहती है कि मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा क्लोज़र और ज़्यादा नज़दीक नहीं आ सकती और यही मेरी प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, शायद ये मेरा दोष है। डैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे में विश्वास नहीं करते। कन्फाइड इन भरोसा करना, विश्वास करना। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। वो कहते हैं कि यही चीज़ें इसी तरह से हैं और दुर्भाग्य से ये चेंज भी नहीं हो सकती। यानी कि वो जो सोचती है अपने फ्रेंड्स के साथ वो अपनी हर बात शेयर नहीं कर सकती। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। यही कारण है कि मैंने डायरी स्टार्ट की है। ये आई के ऊपर एपोस्ट्रोफ के बाद जो वी है, इसका मतलब आपने आई हैव को हमने शॉर्ट में इसको लिखा है। जनरल टॉक में हम ऐसा बोलते भी हैं और शॉर्ट में इसको लिखते हैं स्पीच में, तो आप ध्यान रखें ये आई हैव है। ऐसे ही आई के बाद एपोस्ट्रोफ एम है, जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया आई एम को, और आप प्रोनाउंस भी उसको हम जल्दी करेंगे एम। नेक्स्ट पैरा, टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do। कहते हैं अपनी इस फ्रेंड यानी डायरी को वो फ्रेंड बना रही है, तो कहती बहुत दिनों से वेट जिसका मैंने किया, लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड जो मेरी इमेजिनेशन में थी, इसकी इमेज को इन्हेंस करने के लिए, इन्हेंस होता है इंक्रीज, बढ़ाने के लिए मैं अपने फैक्ट्स को सीधा सीधा जॉट डाउन यानी कि लिखना, जॉट डाउन लिखना, मैं सीधा का सीधा लिखना शुरू नहीं करूँगी जैसा कि लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। बल्कि मैं अपनी डायरी को फ्रेंड बुलाऊँगी और उसका नाम मैं किटी रखने जा रही हूँ। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so। वो कहती है कि क्योंकि मेरी ये स्टोरी जो मैं किटी को सुनाऊंगी, मीन्स डायरी को वो एड्रेस कर रही है किटी, तो मैं अगर डायरी में जो भी मैं अपनी स्टोरी लिखूंगी, अपनी लाइफ स्टोरी, तो मैं उसमें डायरेक्टली प्लंज नहीं करूँगी। शुरू करना, प्लंज स्टार्ट, सीधा शुरू नहीं करूँगी। मैं पहले एक ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मीन्स अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच यानी अपनी लाइफ के बारे में जानकारी दूंगी, हालांकि मुझे ये पसंद नहीं है। माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25।
इट मीन्स वो कहती है मेरे फादर जो बहुत ही एडोरेबल हैं, बहुत ही प्यार करने वाले हैं, वो उन्होंने मेरी मदर से शादी नहीं की जब तक कि वो 36 ईयर्स के नहीं हुए और मेरी मदर 25। इट मीन्स ही वॉज 36 एंड हिज मदर वॉज 25 व्हेन दे गॉट मैरिड। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी सिस्टर मार्गोट फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई 1926 में। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। तो एनी फ्रैंक का जन्म कब हुआ? 12 जून 1929। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। 4 साल की हुई तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। फादर इसके हॉलैंड में चले गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड। मदर भी हॉलैंड में फादर के साथ चली गई। इन सेप्टेम्बर वाइल मार्गोट एंड आई वाज सेंट टू आचेन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर। जब मुझे और मेरी सिस्टर को ग्रैंड मदर के पास रहने के लिए भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फेब्रवरी। मार्गोट दिसंबर में गई हॉलैंड और मैं फेब में गई। When I was flung down on the table as a birthday present for Margot, और मैं मार्गोट के पास टेबल पर ऐसे रख दी गई जैसे कि मैं उसका बर्थडे प्रेजेंट हूँ। I started right away at the Montessori Nursery School. मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में मैंने पढ़ाई शुरू की। I stayed there until I was 6. मैं 6 साल की थी तब तक मैं वहीं ठहरी पढ़ी। At which time started in the first form. फर्स्ट क्लास में शुरू किया मैंने वहाँ पर। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूप्रस। जब मैं 6th फॉर्म में थी मीन्स 6th क्लास में, तो मेरी हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस क्यूप्रस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी बोथ वर इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। बहुत हम दोनों ही आंसुओं में थे जब हम दोनों ने एक दूसरे से फेयरवेल ली, विदा ली, और दोनों को बहुत दुख हुआ। हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल यानी कि बहुत दुखदायी विदाई। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. कहते हैं 1941 के समर में इसकी ग्रैंड मदर बीमार हुई और ऑपरेशन करवाना पड़ा, इसलिए मेरा बर्थडे भी कम सेलिब्रेशन के साथ ही गुजरा, यानी ज़्यादा सेलिब्रेट हम नहीं कर पाए। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। उसकी ग्रैंडमा 1942 जनवरी में एक्सपायर हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं जानता कि मैं कैसे उनको अब भी याद करती हूँ और उनके बारे में सोचती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट। तो कहते हैं कि मेरी ग्रैंडमा मेरे बर्थडे पे ग्रैंडमा के नाम की कैंडल भी जलाई गई। The 4 of us are still doing well and that brings me to the present date of 20 June 1942. हम चारों अब ठीक से हैं, अच्छे से रह रहे हैं, और आज की डेट है 20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। कह रही आज की ये जो डेट है, यानी उसने अपनी डायरी में जो पहली एंट्री की वो 20 जून 1942 थी, और कहती ये मेरी डायरी की डेडिकेशन, मैं ये डेट अपनी डायरी को समर्पित करती हूँ सोलमली, गंभीरता से। अब वो शुरू करती है अपनी डायरी। ये उसका कैरेक्टर स्केच, लाइफ स्केच दिया उसने अपना। अब डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज़ क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, कि हमारी पूरी क्लास, टू क्वैक इन द बूट्स ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब है कि डर के मारे या नर्वसनेस के मारे कांपना। तो सभी बच्चे क्वैक कर रहे थे बूट्स में, मीन्स दे वर अफ्रेड ऑफ देयर रिजल्ट। The reason of course is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. कहता रीज़न ये है कि जो forthcoming आने वाली मीटिंग जिसमें टीचर ये डिसाइड करेंगे कि कौन तो अगली क्लास में जाएगा और कौन उसी में रुकेगा, मीन्स फेल होगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी क्लास शर्त लगा रही है। GN and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us. मैं और GN जो हम हंस रहे हैं 2 लड़के हमारे पीछे जो बैठे हैं उनके ऊपर। CN and Yorks who have staked their entire holiday savings on their bet. CN और Yorks ने क्या किया है, दोनों ने अपनी पूरी हॉलीडे की सेविंग्स, छुट्टियों की जो भी बचत थी वो दाव पे लगा दी, शर्त में। स्टेक दाव पर लगाना, बेट शर्त।
फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट। अरे पूरे दिन यही चलता है, तुम पास हो रहे हो, नहीं मैं नहीं, ये चल रहा है बच्चों में। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम नाउ। तो कहता है कि जो जी इसकी फ्रेंड है उसकी रिक्वेस्ट, प्लीडिंग ग्लांसेस रिक्वेस्ट भरी नज़र, और मेरे गुस्से की फूट भी उन लोगों को काम डाउन नहीं कर पा रही, शांत नहीं कर पा रही। बट टीचर्स आर द मोस्ट, इफ़ यू आस्क मी, देर आर सो मैनी डमीज डेट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। कहता अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं, हमारी क्लास में इतने डमीज़ हैं कि पूरी क्लास का 1/4 पार्ट फेल होने लायक है। लेकिन टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। वो कहती है कि टीचर्स इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं, यानी जिनका हम अनुमान नहीं लगा सकते। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, विल मेक इट। मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में चिंतित नहीं हूँ, हम कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, हम तो सिर्फ वेट कर सकते हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। तब तक हम एक दूसरे से कहते रहेंगे कि दिल छोटा मत करो, हिम्मत रखो। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। सभी टीचर्स के साथ मैं अच्छे से रहती हूँ। देर आर 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women। उनके कितने टीचर्स हैं? एनी फ्रैंक के 9, जिसमें से 7 men हैं और 2 women हैं। एंड मिस्टर कीजिंग, द ओल्ड फोगी who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much। वो कहती है मिस्टर कीजिंग इनके, इसके मैथ्स टीचर हैं। ओल्ड फोगी कह रही है उनको, ओल्ड फोगी मीन्स ओल्ड फैशन्ड पर्सन। तो कहते हैं वो मुझसे जैसे एनॉयड है, नाराज़ है, एजेस से, युगों से, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क एंड essay ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। कई वार्निंग्स के बाद, कई चेतावनी देने के बाद उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन किया। असाइन होता है देना। अब ज़्यादातर होमवर्क के लिए या कोई वैसे वर्क के लिए हम असाइन वर्ड यूज़ करते हैं। मुझे वो काम दिया कि एक ऐसे लिखो इस टॉपिक पे, ए चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स जो बहुत बात करता है उसको चैटर बॉक्स बोलते हैं, बातून को। तो उसने कहा चैटर बॉक्स पे लिख। अब कहती व्हाट कैन यू राइट अबाउट डैट। चैटर बॉक्स के बारे में कोई क्या लिख सकता है? आई वुड वरी अबाउट डैट लेटर, आई डिसाइडेड। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। उसने कहा क्या लिखना है बाद में सोचूंगी। मैंने उस टॉपिक को नोट डाउन किया, अपने बैग में रखा और मैं चुप हो गई, चुप होने की कोशिश की। डैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क। देखो अब यहाँ पर आई के ऊपर एपोस्ट्रोफ है, फिर डी है। यहाँ पर आगे फिनिश्ड है, थर्ड फॉर्म है, ये शो कर रही है कि ये हैड है आपका। ये वुड भी हो सकता था, आई वुड, जैसे पहली लाइन में था आईड वरी। अगर आई अपोस्ट्रोफ डी के बाद फर्स्ट फॉर्म है तो समझो इट रेफर्स टू वुड। यहाँ पर ये वुड है, और अगर थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो हैड है। तो आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। शाम को जब मैंने अपना होमवर्क कर लिया तो वो ऐसे वाला नोट पे मेरी नज़र पड़ी, कॉट माई आई, ध्यान गया। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। मैंने अपने फाउंटेन पेन का जो टिप था मुंह में चबाते हुए मैंने सोचना शुरू किया। अक्सर बच्चे करते हैं ना, मुंह में पेन दे लेते हैं। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। कहता है कि कोई भी रैम्बल ऑन होता है बिना किसी उद्देश्य के कुछ भी लिखते जाना। तो कहता है कोई भी रैम्बल ऑन कर सकता है, कहीं से भी शब्द उठाए लिख दिया, लेकिन ट्रिक तो ये थी कि मुझे कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स, समझा देने वाली आर्गूमेंट्स, अपने तथ्य, अपनी बात रखनी थी मजबूती से। टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करने की नेसेसिटी, इम्पोर्टेंस, महत्व। वो कहती बात करने के महत्व पर मुझे तो अपनी आर्गूमेंट्स, अपनी दलील को पक्का करना था। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैंने सोचा और मुझे अचानक एक आइडिया आया। आई रोट द 3 pages मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। अब उसने 3 पेज लिखे मिस्टर कीजिंग के इस ऐसे पर और वो सेटिस्फाई हो गई। आई आर्ग्यूड, मैंने उसमें बहस की, यानी अपना बात को रखा। डैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट।
उसने क्या कहा जवाब में उस ऐसे में कि टॉकिंग एक स्टूडेंट की ट्रेट है, स्टूडेंट का गुण है, एंड डैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं अपना बेस्ट अपनी कोशिश करूँगी कि मैं इसको अंडर कंट्रोल रखूँ, बट डैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, एंड डैट देर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। वो ये कहती है कि मैं अपने आप को मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँगी इस बोलने वाली हैबिट से, लेकिन पूरी तरह से मैं कभी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरी मदर भी मेरी ही तरह बहुत टॉक करती थी, और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में, यानी जो वंशानुगत वंशानुगत जो हमें विरासत में मिलते हैं माता पिता से, उन ट्रेड्स के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। वो ये कहती है कि मैं बात करना ही की कोशिश करूँगी कि अपने आप को कंट्रोल में रखूँ, बट मैं पूरी तरह से क्योर नहीं कर पाऊँगी अपने आप को। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। मिस्टर कीजिंग हंसे मेरी इन बातों पर, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब मैंने अपनी बात जारी रखी, प्रोसीड जारी रखना, कंटिन्यू रखना, नेक्स्ट लेसन में भी बात करती गई, ही असाइंड मी ए सेकेंड एसे, अब मुझे दूसरा एसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, तो अब की बार तो ये टॉपिक होना था एन इनकॉरिजिबल। देखो इनकॉरिजिबल होता है विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, कॉरिजिबल विच कैन बी करेक्टेड। तो इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स यानी जो कभी ना सुधरने वाला चैटर बॉक्स, इसके ऊपर लिखना है। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। मैंने ये भी दे दिया जवाब, और फिर 2 लेसन्स तक उन्होंने मुझे पे फिर कोई मुझसे शिकायत उन्होंने नहीं की। हाउ एवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ। अब 3rd लेसन जब आया तो वो उनसे नहीं रुका गया। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास राइट एन एसे इंटाइटल्ड क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटरबॉक्स। तीसरा लेसन में कहते वो टीचर खुद को रोक नहीं पाए और मुझे तीसरा ऐसे दे दिया, और उस पर पनिशमेंट के तौर पे उसका नाम था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, कि मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स वो करती है क्वैक क्वैक क्वैक। कौन करता है? डक, बतख होती है वो क्वैक क्वैक करती है, बतख की जो साउंड होती है उसको क्वैक करना बोलते हैं, जैसे कैट की म्यू साउंड होती है। द क्लास रोड, सारी क्लास हंसी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। वो कहती है एग्जॉस्टेड, मैं ख़त्म कर चुकी थी, निकाल चुकी थी अपनी सारी इंजेन्युइटी यानी सारी ओरिजिनलिटी, क्रिएटिवनेस, यानी मैं अपनी सारी जितनी भी मेरे अंदर कोई वो लिखने की जो शक्ति थी, जो कला थी सृजन की बनाने की, वो सारी ख़त्म हो चुकी थी मेरी क्रिएटिविटी उस चैटर बॉक्सेस पे। अब इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब उसने सोचा कि अब टाइम था कि मैं कुछ और ओरिजिनल लेकर के आऊँ। माई फ्रेंड सैन हु वॉज गुड एट पोइट्री ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स। मेरी फ्रेंड जो कि पोइट्री में अच्छी थी, उसने कहा कि तुम अपने ऐसे को वर्स में लिखो, यानी कि पोइट्री में। प्रोज होता है लेसन, जैसे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, दिस इज़ योर प्रोज लेसन। वर्स, पोइट्री वर्स में लिखी जाती है, तो करिए पोइट्री लिखो। एंड आई जंप फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछली। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जॉक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जॉक वॉज ऑन हिम। उसने कहा मिस्टर कीजिंग कोशिश कर रहे हैं मेरा मजाक बनाने की, ऐसे रिडिकुलस सब्जेक्ट देकर, ऐसे बेतुके सब्जेक्ट, मजाकिया सब्जेक्ट देकर, तो मैं भी ऐसी कोशिश करूँगी कि जो मिस्टर कीजिंग पर ही पढ़े। आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। पोएम मैंने पूरी की, वाकई में बहुत सुंदर पोएम थी वो। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड अ फादर स्वैन विथ 3 बेबी डकलिंग्स। किसकी कहानी थी? एक मदर डक है, माँ है, फादर है स्वैन, और उनके 3 बच्चे हैं बेबी डकलिंग्स, डक के बच्चों को डकलिंग्स, हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, जिनको फादर पीट पीट के मार देता है, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वैक करते हैं, बहुत बोलते हैं। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। खुशकिस्मती से मिस्टर कीजिंग ने वो जोक सही समझा। ही रेड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। उन्होंने इस पोएम को क्लास में पढ़ा, अपनी खुद की कमेंट्स भी उसमें ऐड की, खुद की अपनी टिप्पणियाँ, और अन्य क्लासेस में भी पढ़ा।
Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. तब से मुझे बात करने की अनुमति मिल गई, इजाज़त मिल गई और मुझे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं किया गया. ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज. बल्कि इसका असर ये हुआ कि मिस्टर कीजिंग जो उनके टीचर स्ट्रिक्ट थे वो भी आजकल जोक करने लग गए. योर्स एनी, तो यहाँ पर उसकी किटी से वो जो उसने लिखी अपनी डायरी, उस डायरी का यहाँ पर एंड हुआ तो उसने लिख दिया लास्ट में योर्स एनी, तुम्हारी एनी. सो ये आपका लेसन था फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप इजीली कर पाएंगे इस लेसन को ध्यान से सुनेंगे. तो इसमें एक तो क्वेश्चन यही बनता है कि वाई वॉज एनी फ्रैंक, वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी. तो आप ही क्या कहेंगे, वो डायरी क्यों रखना चाहती है? बिकॉज शी डज नॉट हैव एनी ट्रू फ्रेंड. और दूसरा पॉइंट क्या है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. एक इसमें क्वेश्चन आएगा कि आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज द नेम गिवन टू द डायरी बाय एनी फ्रैंक. सो द नेम गिवन टू द डायरी वाज किटी. उसने उसका नाम किटी रखा ना, तो किटी. उसके बाद आता है कि वाई डज एनी प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ. वो अपनी लाइफ का स्केच क्यों बताती है शुरू में? तो वो कहती है ना कि अगर मैं सीधा अपना ये स्केच नहीं बताए बगैर अगर मैं लिख दूंगी तो नो वन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड माई स्टोरीज टू किटी. वो ये कहती है, क्या आंसर आप क्या लिखेंगे? एनी प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ बिकॉज शी थिंक्स डैट इफ़ शी डजंट डू सो, अगर वो ऐसा नहीं करती है, नो वन विल अंडरस्टैंड हर स्टोरीज टू किटी. किटी को जो स्टोरीज बता रही है उसे कोई नहीं समझेगा. एक पूछा जाएगा कि हु वॉज एनीज फेवरेट टीचर. तो मिसेस क्यूपरस थी एंड शी वॉज हर हेड मिस्ट्रेस. और व्हाट असाइनमेंट वॉज गिवन टू एनी बाय हिज मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग. तो वो क्या था, ही असाइंड हिम टू राइट essay on the topic chatterbox. Then again he assigned her this work, and then third time also. So she wrote 3 times. She answered Mr. Keesing, and in the end Mr. Keesing was satisfied with her reply, with her response. वो भी उससे satisfy हो गए और उसको बात करने की इजाज़त दे दी. तो ये क्वेश्चन आंसर और ये पूरा लेसन आपको समझ में आया होगा. आई होप यू ऑल गॉट इट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, इस डायरी में जो उसकी पहली एंट्री थी वो थी 12 जून 1942 और फाइनल एंट्री थी 1 अगस्त 1944. ये भी एक क्वेश्चन आता है कि डायरी के अंदर वो क्या लिखती है, क्या इवेंट्स का जिक्र करती है. तो आप लिखोगे हर इवेंट्स फ्रॉम 12 जून 1942 टू 1 अगस्त 1944. वहाँ तक की इसके अंदर डिटेल है. इसके बाद उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया. सो शी वॉज नॉट एबल टू राइट आफ्टर दैट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर लेसन. थैंक यू.